गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, फिजिक्स में ऑप्टिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2022 के लिए, बोर्ड के लिए, आपका 12th बोर्ड के लिए, उसको हम लोग कर रहे हैं और ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग देख रहे हैं अभी बच्चों, जिसमें 8 लेक्चर आपका हम लोग अपलोड कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 तक अपलोड हो चुका है। लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म का एक 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का ये बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म establish the relation देखेंगे बच्चों, यहां म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बाई साइन ए अपॉन 2। ये है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में ये पूछा जाता है आपको प्रिज्म से ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का। यहां पे यार देखेंगे म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, आप जानते हैं, बहुत डिटेल इस पर हुआ है बात। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम, यानी ये डेल्टा लिख के बच्चों, डेल्टा लिख के सब स्क्रिप्ट में लो, मैं ढंग से लिख दूं आपको ताकि दिखे ढंग से। डेल्टा एम, डेल्टा लिख के सब स्क्रिप्ट नीचे लगा देंगे, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अब ये सब क्या है, इस सारा चीज क्लियर होगा आपको। ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है, जल्दी लिखेंगे इसको, हिंदी वाले लिखेंगे। प्रिज्म से अपवर्तन के लिए संबंध स्थापित करें। प्रिज्म से अपवर्तन के लिए संबंध स्थापित करें। लिखेंगे यहां बच्चों म्यू इज इक्वल टू साइन, देख के लिखिए, संबंध स्थापित करने के बाद म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इसको कभी कभी, कई बार आपको हम बोले हैं, कभी कभी म्यू को स्मॉल एन लिख देगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्मॉल एन इज इक्वल टू साइन, वही बात है, साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन क्या बच्चों, साइन ए अपॉन 2। ऐसा भी कभी कभी कर देगा वो, यानी म्यू ना लिख के उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यानी अपवर्तनांक को एन से भी लिखा जाता है। चलिए आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिखिए, जल्दी आगे बढ़ा जाए बच्चों। आइए इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, जरा देखेंगे बोर्ड पर कैसे ये रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। एकदम इत्मीनान से देखो, याद हो जाएगा, फिर तुमको देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो है क्रैश कोर्स का बैच, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा समझाने का। देखिए बच्चों, मेरे पास इस तरह से एक प्रिज्म है, बच्चों याद कीजिए, मेन बैच में आपको बताए थे कि प्रिज्म कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के प्रिज्म हो सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी वही है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर बोले तो त्रिभुजाकार, त्रिभुज के तरह दिखे आपको, ट्रायंगल के आकार का, उस तरह का प्रिज्म हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिज्म ऐसा ही होता है, प्रिज्म किसी भी आकार का हो सकता है। लेकिन बच्चों यहां पर हम लोग लेके बात करेंगे किसको, ट्रायंगुलर प्रिज्म का, इसी को लेकर आपका सिलेबस में भी यही है। तो ये एक प्रिज्म है बच्चों इस तरह से, इसके अंदर जो बना हुआ है, मान लीजिए कांच का या किसी और चीज का, कोई भी मटेरियल, चलो कांच का ही मान लेते हैं, ये ग्लास का बना हुआ है बच्चों, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, यानी इसका अपवर्तनांक म्यू है। और बाहर में प्रिज्म के, अच्छा ये प्रिज्म एंगल इसको बोलते हैं, इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल एल, प्रिज्म एंगल आप जानते भी होंगे। प्रिज्म का कोण कैपिटल ए, और प्रिज्म के अंदर जो मटेरियल है जिसका प्रिज्म बना हुआ है बच्चों, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिलहाल मैंने मान लिया है म्यू। और बाहर में कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब है एयर मैं लेके चल रहा हूं, एयर। और बच्चों याद कीजिए,
अगर बाहर में प्रिज्म के सराउंडिंग में, प्रिज्म के बाहर अगर मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हम बता चुके हैं 1 होता है। तो चलिए बाहर वाले मीडियम को μ1 = 1। क्यों 1? क्योंकि एयर है और अंदर में म्यू है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ2 कह लेता हूं और μ2 का वैल्यू हो जाएगा क्या बच्चों? म्यू। यानी प्रिज्म के अंदर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोले हैं? μ2, जिसको हम म्यू मान लिए, वो तो क्वेश्चन दिया रहा कह रहा है सो। और बाहर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लिए जो 1 है, क्योंकि एयर माने बाहर में। जैसे याद करो ना भाई, लेंस था ये, तो लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसको हम लोग μ2 मानते थे और लेंस के बाहर वाला को μ1 मानते थे। तो वही बात है, प्रिज्म के अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 माने हैं, जो फिलहाल हम म्यू ले लिए हैं, और बाहर एयर मान लिए, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। यानी लाइट एयर से कहां इंटर मारेगी? ध्यान देना, बाहर वाले मीडियम को μ1 कहने का मतलब है कि लाइट जिससे चलती है उसको 1 बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, लाइट को बाहर से, यानी बाहर से एंट्री मरवाएंगे प्रिज्म में। अच्छा एक बात बताओ, प्रिज्म में 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, कैसे जाए? यहां देखिए तो एक बार लाइट एयर टू प्रिज्म और फिर प्रिज्म से बाहर, फिर से एयर से प्रिज्म में, प्रिज्म से एयर में। तो 2 बार, एक बार इस सरफेस से, इसको सरफेस 1 कह लीजिए, ये जो सरफेस दिख रहा है इसको 1 कहिए, इसको क्या बोलिए? 2। तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 1 से और दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 2 से। एक बार एयर से प्रिज्म में, फिर प्रिज्म से एयर में, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, इसलिए 1 और 2 कह दिए। अब देखते रहिए सवाल में, यहां पे ये प्रिज्म एंगल ए है। एक लाइट को बच्चों सरफेस 1 पे इंसिडेंट करवाइए। तो सरफेस 1 पे इंसिडेंट करवाना है, तो याद करो ये बाहर में एयर है बच्चों और अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो बाहर हो गया रेयरर मीडियम, अंदर हो गया डेंसर मीडियम। अरे भाई सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है, अंदर में अगर कांच का बना हुआ प्रिज्म होगा, ग्लास का, तो एयर से तो ज्यादा ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं बच्चों कि अंदर है डेंसर मीडियम, यानी प्रिज्म के अंदर डेंसर मीडियम है और प्रिज्म के बाहर रेयरर मीडियम है। यानी ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, हिंदी वालों के लिए। यानी प्रिज्म के अंदर हम मान रहे हैं क्या? सघन माध्यम, और प्रिज्म के बाहर मान रहे हैं विरल माध्यम। ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। अब एक बात बताओ, इस सरफेस पे, सरफेस 1 पे हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, आपतित करवाएंगे, तो ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा भाई, अपवर्तन की घटना घटेगी, तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन करवाने के लिए एंगल वगैरह हमको देखना है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। पहले, सबसे पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए इस सरफेस पर, ऐसे नॉर्मल बोले तो अभिलंब जो 90 डिग्री बना के, यानी परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए, ताकि हम देखें कि कितना बना के रे आए और कितना बना के गए। ये सिर्फ नॉर्मल है, ये सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवाना है, रिफ्रैक्शन की घटना होगी, इसलिए मैंने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अभिलंब डाला। अब एक लाइट को बच्चों, जरा सवाल बोर्ड पर देखिए, एक लाइट को नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए, जरा देखा तो नॉर्मल से कुछ एंगल बना, देखिए कुछ एंगल बन रहा है। मान लीजिए सरफेस 1 पर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखते हैं I से, तो इसको कह लीजिए I1। क्यों I1 बोले? क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन होना है, तो अभी I1 है, कभी आएगा I2। तो देखिए ये रे नॉर्मल से I1 एंगल बना के जा रही है। अब जरा बताइए, ये रेयरर मीडियम एयर है, अब प्रिज्म अंदर में डेंसर मीडियम है, तो रे जाना चाहती है रेयरर से डेंसर में। तो याद करो, बताए थे कि जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, किधर? अभिलंब की ओर, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बच्चों जो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ये ऐसे कब चली जाती? देखिए अगर ये प्रिज्म ना होता, सभी जगह एयर ही होता, तो ये लाइट सीधे ऐसे निकल जाती। देखो सवाल बोर्ड पर देखिए, ये लाइट ऐसे निकली नहीं है, निकल जाती। कब? जब एयर ना, जब प्रिज्म ना होता तो ये लाइट क्यों मुड़ती? सीधे ऐसे निकल जाती। लेकिन चूंकि प्रिज्म आ गया, मीडियम चेंज कर गया, रेयरर से डेंसर हो गया, तो बच्चों ये ऐसे जाने वाली, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो ऐसे जाने वाली थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो देखिए ये रे ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक गई। देखिए बोर्ड पर सवाल ध्यान से देखिए,
जो ऐसे जा रही थी ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तो ऐसे जाने वाली ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक गई, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अच्छा देखिए, डेंसर मीडियम यानी मीडियम 2 में ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरणें, ये एंगल कुछ बना रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं R1। एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, यानी सरफेस 1 से रिफ्रैक्शन हो गया बच्चों। अब आइए सरफेस 2 पर। अब इधर का दुनिया भूलिए, सरफेस नंबर 2 के लिए बच्चों ये जो रे है इंसिडेंट रे का काम करेगा। अरे भाई सरफेस नंबर 2 को क्या मतलब है, रे कहां से आ रही है, उसको तो मतलब है इस रे से। तो ये जो रे है ये सरफेस नंबर 2 के लिए आपतित किरण का काम करेगा, यानी इंसिडेंट रे हुआ ये। तो आप बताइए, फिर यहां नॉर्मल डालिए, फिर यहां नॉर्मल डालिए सरफेस नंबर 2 पे रिफ्रैक्शन देखने के लिए। तो ये ऐसे नॉर्मल चला गया, इस सरफेस नंबर 2 का नॉर्मल डलाया। अब बताइए आप ही, इंसिडेंट रे सरफेस नंबर 2 पर नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है बच्चों, ये होना चाहिए I2, लेकिन नहीं, इसको हम बोलेंगे R2। बच्चों नाम से कोई दिक्कत नहीं है, होना ये I2 चाहिए, क्योंकि सरफेस नंबर 2 के लिए ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को I से, लेकिन है ये आपतन कोण ही बच्चों सरफेस नंबर 2 के लिए ये इंसिडेंट रे ही है, लेकिन I न लिख के इसको लिखा जाता है R, तो इसको बोलेंगे R2। सब आदमी को दिख रहा है, ये है आपका R2। अब बताइए, इस पॉइंट पर ये रे चाह रही है कि पहले तो आई थी रेयरर से डेंसर में, विरल से सघन में, अब चाह रही सघन से कहां जाना, विरल में, यानी बच्चों डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो याद कीजिए, आपको बता चुके हैं, जब रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए ना, ये नॉर्मल है, तो ये ऐसे जाने वाली ऐसे हो जाएगी, दूर दूर, नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल से दूर होकर के ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल गए। जरा देखिए, हो गया रिफ्रैक्शन। अब बताइए, इसमें जो ये एंगल बना उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, I2। नियमतः ये I2 यहां और R2 यहां होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर, और ये ऐसे जाने वाली जो रे थी वो अब ऐसे निकल गई। ये हो गया प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या हुआ है बच्चों कि जो लाइट ऐसे, देखो हाथ पर, मेरे हाथ पर तक हो, ऐसे देखो, ऐसे जो रे जा रही थी उसको ये प्रिज्म अपने रास्ता से डेविएट कर दिया, विचलित कर दिया, ये ऐसे मोड़ दिया इसको। कोई आपसे पूछे कि बताइए कितना डेविएशन हुआ है, लाइट कितना रे से डेविएट, कितना एंगल से डेविएट की है, कितना कोण से विचलित हुई है, तो एक काम करो, ये जो निकलने वाली रे है रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट बाहर निकली है उसको पीछे बढ़ाइए बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां से ध्यान नहीं हटाना है, इसको पीछे बढ़ाइए। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जरा गौर से देखिए, ये कहीं कट किया, जरा देखा तो हो, ये जो निर्गत इमरजेंट रे था, निकलने वाली निर्गत किरणें, इसको हम पीछे बढ़ा दिए ऐसे, तो यहां कट किया, इस जहां पे कट किया उस पॉइंट का नाम दे दो कैपिटल N। अब जरा बताइए, जो रे ऐसे जाना चाह रही थी इस रास्ता पर, ध्यान से बच्चों, जो रे, तब मजा आएगा आपको, जो रे ऐसे जाना चाह रही थी उसको प्रिज्म ऐसे कर दिया, देखो ना ऐसे। आपसे कोई पूछे, देखो ऐसे जाने वाली को ऐसे कर दिया, तो कोई पूछे कितना एंगल से डेविएट की, तो यही ना हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। देखा था, इसको डिनोट करेंगे बच्चों डेल्टा से, ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए ऐसे जाने वाली डेविएट कर गई इतना एंगल से, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये मिट गया था, इसे बना दिए इसको। चलिए, एंगल ऑफ डेविएशन। अब जरा सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से लिखते हैं, विचलन कोण को डेल्टा से बच्चों लिख दिए। यहां पर मान लीजिए, यहां और यहां, इस सब पॉइंट का नाम दीजिए। तो बच्चों इसको देते हैं P, इसको Q, इसको R और इसको S। सब बोर्ड पे ध्यान देना सब आदमी। एक बात बताइए, आप ही हमको बताइए बच्चों कि ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज देखा था, P Q R S। अरे भाई
ए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो ये चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। कैसे? पी क्यू एक भुजा, देखे ना, पी क्यू आर एस पी, ये साइड 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो देखा था इन याद कीजिए त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सिंबल लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के लिए ऐसा सिंबल लिए, तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, बोर्ड पर देखते रहो सवाल में। एक बात बताइए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, अच्छा एक बात बताओ, ये देखो, ये यहां ध्यान देना, ये जो लाइन है एस वाला, ये तो प्रिज्म का सरफेस था, बोला ना हो, ये प्रिज्म का सरफेस था ना भाई, और इस पर आप नॉर्मल डाले थे ऐसे। तो नॉर्मल डालने का क्या मतलब बताओ, ये एंगल 90, तो ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो एक बात बताइए, यहां ध्यान दो सवाल में, ये नॉर्मल है, पेन पर देखो रे, पेन पर देखो तब समझ में आएगा, ये नॉर्मल है और ये सरफेस था जिस पर आपने नॉर्मल डाला, अभिलंब डाला, ये सरफेस। तब बताओ, यहां से सवाल नहीं, देखो तो बोर्ड पर बताना हमको, ये एंगल देखो तो कितना होना चाहिए। अरे भाई चाहे रुको, और नजदीक करके दिखाने दे, रुको जाओ, देखो ये सरफेस पेन पर, ये सरफेस ये नॉर्मल, तो भाई ये एंगल बताओ, चलिए हम डार्क के कह दिए, ये एंगल बताओ 90 ना होगा, अभी ना बोला है 90, यानी हम क्या बाद में मिटा देंगे। देख हम क्या कहना चाह रहे हैं, सो एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू बोला 90 होगा, ठीक है, ध्यान रखना ही 90 है, प्लस इधर आओ तो इधर से, फिर ये सब आदमी समझाया भाई, ये सरफेस है नॉर्मल है, तो ये एंगल होगा 90, मैंने लिख दिया एंगल एस पी क्यू 90। फिर इधर आओ, ये सरफेस ये नॉर्मल, तो जरा ध्यान से सब आदमी यहां बोर्ड पर मिटाएंगे इसको, फिर समझाने के बाद देखो ये एंगल, अरे भाई ये सरफेस, ये नॉर्मल अभिलंब, तो ये 90 बनेगा ना भाई, इधर से ये 90 बनेगा ना, ये अंदर से भी 90 बनेगा ऐसे, तो ये हो गया 90। फिर से ये सरफेस, ये नॉर्मल, तो ये 90, तो एंगल बताओ एस आर क्यू, एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू बोला तो हो, ये भी 90 ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। सबको क्लियर हुआ? यानी अब मिटा देते हैं, अब तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो एस पी क्यू 90, एस आर क्यू ई भी 90, तो 90 या 90 जोड़ के 180। चलिए इसको हम मिटाए थे, समझने के लिए था, ठीक रहने दो सवाल, ये समझ गया, तुम्हारे समझाने के लिए बनाए थे, इसको मिटा देते हैं। चलो अब जरा बोर्ड पर देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, बच्चों कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल, चारों एंगल जोड़ के 360 होता है, 360 डिग्री। अरे भाई दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल सब 360 डिग्री। अगर ये दोनों सामने वाला जोड़ के 180 पुड़ गया बच्चों, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा ये तो नहीं पता है। अरे भाई सॉरी, इन दोनों का एडिशन कितना होगा ये तो पता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल, 4 एंगल है ना भाई, क्यों नहीं समझ ना पा रहे हो यार। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल होना चाहिए 360 डिग्री, 360, जिसमें ये सामने वाला दोनों जोड़ के 180 पुड़ गया। तो ये कितना है, पी क्यू आर, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना, ये तो पता नहीं है हमको, लेकिन इतना पता है कि जितना भी ये दोनों जोड़ के 180 पुरना चाहिए, तब ना ई आई 180 आई 180 तो 360 पुरेगा। यानी इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस पी एस आर, देखो पी एस आर, एंगल पी एस आर कितना होना चाहिए जोड़ के 180।
अरे होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 180 पूरा, तो ये दोनों जोड़ के 180 पूरेगा तब ना चतुर्भुज का चारों कोण 360 पूरेगा। दोनों ही दोनों के 360 पूर जाएगा। तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल जोड़ के 360। क्लियर है? अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो। एंगल पी क्यू आर प्लस, देखो तो पी एस आर, पी एस आर को क्या माने? कैपिटल ए। अरे देखो यार, प्रिज्म का कोण इसके जगह पर रख दो कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू 180। इसको उधर भेजिए, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस ए। इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ये इक्वेशन 1 हो गया मेरे पास। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबको पता है कि ट्रायंगल का, त्रिभुज का तीनों कोण यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ के कितना होता है? 180 डिग्री। तो बोलिए, ये एंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, नाम बोला तो पी क्यू आर। अरे भाई यहां देखो, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। बोलो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180। त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है। तो बच्चों R1 ये वाला एंगल R1 प्लस ये एंगल बोला R2 प्लस, देखो यहां ध्यान से, P इसका नाम ना है तो पी क्यू आर लिखो, पी क्यू आर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बचपन से त्रिभुज का तीनों कोण 180। तो ये त्रिभुज था, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीनों जोड़ के 180। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको उधर ले जाइए, इसकी दोनों को सेट को उधर ले जाइए, R1 प्लस R2 को उधर ले जाइए। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस बच्चों सेट में ही R1 प्लस R2। अरे इस सेट को उठा के उधर ले गए। आइए इक्वेशन नंबर 2 कहिए इसको। अब जरा गौर से देखो, इक्वेशन 1 को देखो तो एलएचएस में क्या है? एंगल पी क्यू आर। इक्वेशन 2 को भी देखो, एलएचएस में पी क्यू आर, तो दोनों का एलएचएस बराबर है बच्चों, तो आरएचएस भी हर हाल में बराबर होना चाहिए। तो आइए यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड क्या बच्चों 2, समीकरण 1 और 2 से। जरा बोर्ड पर ध्यान दे, 1 और 2 से बच्चों इसका आरएचएस 180 माइनस ए इज इक्वल टू उसका आरएचएस, देखिए आरएचएस 180 माइनस R1 प्लस R2। अरे बोलो, दोनों तरफ 180 प्लस में कट जाएगा, क्या बचा? माइनस ए इज इक्वल टू माइनस R1 प्लस R2। बच्चों जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। रास्ता में एक बात प्रूफ हुआ है कि R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल के बराबर। आगे इसका यूज होगा हमको, यहां से बच्चों निकल के आ गया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब जरा बोर्ड पर एक बार और ध्यान दीजिए, सब आदमी एक बात बताइए, यहां से देखा तो सब आदमी आगे देखा ध्यान से बोर्ड पर फिर से, ये लाइन मेरे हाथ पर देखना, ये लाइन और ये इंसिडेंट रे वाला लाइन आगे से कितना एंगल बन रहा है? अरे बोलो यार, I1। तो याद करो बचपन, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर ये थीटा है तो आमने सामने का कोण ये भी क्या होता है? थीटा। इंग्लिश मीडियम वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बोर्ड पर ध्यान दो, यहां थोड़ा सा ध्यान दो, काम हो जाएगा। ये एंगल, सॉरी ये लाइन और ये लाइन के बीच आगे बोला I1, तब पीछे भी ये टोटल होना चाहिए कितना? बोल जल्दी बोल, I1 होना चाहिए भाई, ये टोटल I1। अरे ये आगे I1 तो टोटल ये भी I1। यहां से लाइन पेन पर देखो, पेन पर ये टोटल I1, उनमें से कटा कितना? R1। तो ये बचल होगा I1 माइनस R1। ध्यान से देखो यार सब आदमी, चलो इसको मिटाए तो कचरा हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो तो I1 माइनस R1, तू देख रहा होगा, ये आगे से ही I1 तो पीछे से भी टोटल वर्टिकल अपोजिट I1 होना चाहिए, उनमें से कट गया कितना? R1, तब बचा I1 माइनस R1। ठीक ठीक ठीक। अब इधर आइए, फिर आगे से इधर I2, तो पीछे से ये टोटल भी कितना? बोला जल्दी बोला, I2, उनमें से कटा कितना? R2, तो ये बचल है I2 माइनस R2। कट गया I2, R2 तो घटा दिए। फिर से एक बार देख लो,
आगे से ये I1 है तो पीछे से भी ये कितना होना चाहिए, I1 में से हट गया R1 तो बचल कितना होगा, I1 माइनस R1। आगे से ये कितना है, I2 तो पीछे से ये भी होना चाहिए कितना, I2 में से कट गया कितना, R2 तो ये बचा I2 माइनस R2। क्लियर है सबको ना, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। कौन सा सर कचरा हो यार, क्या कचरा हो, देखो ध्यान से, सब तो तुम्हारे सामने है। अब यहां से ई वाला समझाने के लिए था, इतना एंगल समझना तुम, इतना I1 माइनस R1, ये तो पहले से R1 है, ये है, फिर यहां से ही मिटा देते हैं, समझने के लिए था। इतना समझेगा क्या, I2 माइनस R1, तो पहले से R2 है, ये है। चलिए अब आ जाइए, तो फिर से एक चीज देखिए, याद कीजिए बोले थे ऑप्टिक्स में आपको कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, बोर्ड पर ध्यान दो, ABC एक ट्रायंगल है, इसकी BC भुजा को आप बढ़ा दी तो बाहर में जो एंगल बना बच्चों, बाहर में मान लो ये एंगल है θ1 अंदर वाला, ये है θ2 और बाहर में बना अल्फा। तो नियम है बचपन से आप जानते हैं कि किसी, थोड़ा बड़ा करके समझाए तुमको, थोड़ा बड़ा करके देखे, देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, इसकी BC भुजा को बढ़ा दीजिए, एक भुजा BC को बढ़ा तो बाहर में कुछ कोण बन गया, इसको अल्फा कहो। ये अंदर में ये एंगल छोड़ के, ये एंगल छोड़ के, साइड वाला ये एंगल छोड़ के, और ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो नियम है बचपन से आप जानते हैं, बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 होना चाहिए हर हाल में। फिर से बोर्ड पर हिंदी वाले, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दे तो बाहर वाला कोण सुदूर अंत कोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो अल्फा बराबर θ1 प्लस θ2। अब यहां गौर से देखना, मैं वहां से फोटो खींच के इधर लाता हूं तुमको समझाने के लिए। देखो तो PRN एक ट्रायंगल है, PRN, देखो PN को बनाते हैं यहां, देखो ऐसे गया है PN, यहां P है, देखो ना ये उठा के ले चले वहां समझाने, P है, यहां पर है N और नीचे से ऐसे गया R से मिलने, ये R है, ये R है बच्चों, और ये ऐसे मिला है, देख लो यह उठा के यहां ले आए, और ये PN जो है आगे बढ़ गया है, PN को आगे बढ़ाइए जरा देखिए तो, NPR एक ट्रायंगल है जिसका ये कोण बताइए कितना है, I1 माइनस R1, यार इतना समझाते हैं। और ये एंगल बोला I2 माइनस R2, फोटो खींच के बाहर कर दिए। और ये बाहर में जो कोण बना देखो, NPR एक त्रिभुज है जिसका ये कोण है I1 माइनस R1, ये कोण है I2 माइनस R2, और ये PN भुजा को तू बढ़ा दिया तब बाहर में जो कोण बना डेल्टा, या ना डेल्टा है बाहर में, ये डेल्टा इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। अरे बहिष्कोण सुदूर अंत कोणों के जोड़ के बराबर, यानी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ऐसा लिख सकता हूं ना। लो अब लिखता हूं ढंग से, अब समझ गया आप, ढंग से लिखता हूं, देखो बस हो गया, बस इतना ही अब था। अब आगे तक थोड़ा सा मैथ का प्रक्रिया है। नाम बोलो, इन ट्रायंगल PNR बच्चों दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी बच्चों I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। अब जरा बताइए तो आप, प्लस वाला एक साथ, I1 और I2 प्लस में है, I1 प्लस I2 एक साथ कर ली, आई दोनों के R1 के आगे ही माइनस, R2 के आगे ही माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। अरे बोलो, अब देखो I1 प्लस I2 तो रहेगा, माइनस रहेगा, R1 प्लस R2 किसके बराबर, A के बराबर, तो यहां A रख दो बराबर डेल्टा। बच्चों अब यहां दिखेगा नहीं, रुक जाइए, नहीं दिख रहा होगा आपको, रुकिए, नहीं दिख रहा होगा, यहां तक दिखा है आपको। चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, मिटाएंगे वीडियो को, पॉज करके लिखिए तो एक बार। चलिए आपने लिख लिया, जगह बना रहे हैं हम, जगह कम है। फिर देखो यहां, देखो बाद में लिखना, देखो यहां देखो पहले ढंग से। अब जरा बताइए बच्चों कि यहां से I1 प्लस I2 रहने दीजिए, सॉरी
I1 प्लस I2 रह गया, माइनस दीजिए माइनस। अब R1 प्लस R2 किसके बराबर बच्चों? ए के बराबर, ए लिखिए इज इक्वल टू डेल्टा। अब इसको उधर जाने दीजिए, तो I1 प्लस I2 इधर माइनस तो जाके प्लस, तो डेल्टा प्लस ए। एक और बात रास्ता में प्रूफ हुआ बच्चों कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। क्लियर है? अब चलिए, अब बात आती है बच्चों प्रिज्म में जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है, न्यूनतम विचलन, यानी ये जो विचलन हुआ है, ये विचलन एंगल ये डेल्टा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 32 डिग्री, 43 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे कम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, यानी कम से कम लाइट विचलित हो, तो बच्चों मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन है, देखो यहां पे, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन बच्चों न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन? जरा सुनिएगा। सबसे कम विचलन यानी मिनिमम डेविएशन तब होगा जब I1 बराबर क्या हो जाए I2, यानी जितना, देखो रे इसका क्या मीनिंग है, जिस इंसिडेंट, जितना एंगल से लाइट इंसिडेंट करेगी, अगर उतने एंगल से निकल गई, जैसे 30 पर गिराया 30 से बना के निकल गई, ये एंगल दोनों 30-30 हो गया, तो समझो इस समय सबसे मिनिमम डेविएशन, इससे कम डेविएशन पॉसिबल नहीं है। 60 पे गिरा है 60 पे निकल जाए, 32 पे गिरा है 32 पे निकल गया, 45 पे गिरा है 45 पे निकल जाए, तो समझ जाइए कि इस जिस समय ये दोनों एंगल बराबर होगा उस समय मिनिमम डेविएशन होगा। तो मान लीजिए कि I1 बराबर I2, अब 45-60 तो हम कहें तो थ्योरी है, तो हम फिलहाल इसको मान लेते हैं I, यानी बच्चों I कौन तो हमारे बराबर दे दी, अरे यार I1 का वैल्यू भी I है, I2 का वैल्यू भी I है, यानी दोनों एंगल क्या है? बराबर है। और जैसे ही ये होगा कि दोनों एंगल बराबर होगा बच्चों, कि बस उसी समय R1 बराबर भी हो जाएगा क्या? R2, यानी ये दोनों, ये जो R1 R2 ये भी आपस में अपने आप बराबर हो जाता है जब ये बराबर होगा तो बच्चों यहां से R1, अरे भाई जैसे ही इसको बराबर करोगे बस ये खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, तो इसको R मान लीजिए। अब आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चों, जगह बना रहे हैं, अब तो लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके लिखने का हम टाइम आपको दे दिए हैं। बताइए तो क्या देखे थे आप कि R1 प्लस R2 आया था निकल के A, अरे अभी आया था ना जी, R1 प्लस R2, देखो ना कॉपी में A होगा, तो देखिए जहां R1 है वहां भी R रख दें, और जहां R2 है वहां भी R रखिए, तो R प्लस R इज इक्वल टू क्या बच्चों? A। और R और R क्या हो जाएगा बच्चों? 2R इज इक्वल टू A, तो R बराबर क्या हो जाएगा? A/2। रखिए इसको ध्यान में कि मिनिमम डेविएशन के लिए R इज इक्वल टू A/2। अब आइए फिर क्या देखे थे आप, ये देखिए I1 प्लस I2 बराबर डेल्टा प्लस A, तो चूंकि बच्चों I1 प्लस I2 बराबर डेल्टा प्लस A होता है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए I1 किसके बराबर? I के बराबर, तो यहां भी I2 भी किसके बराबर? I के बराबर, तो यहां भी I। अब बराबर डेल्टा, अब डेल्टा ना लिख के लिखेंगे M बोले तो मिनिमम डेविएशन, तो जब डेल्टा M लिखा गया तो समझना कि मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, न्यूनतम विचलन। तो बच्चों डेल्टा के जगह पर डेल्टा M, अब प्लस क्या? A। अब बोला I प्लस I 2I बराबर डेल्टा M प्लस A, तो यहां से बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा M प्लस A अपॉन 2। देखिए ये R भी निकला है अभी और I भी निकल गया, अभी भी मेरा फॉर्मूला जो लाना है वो नहीं है, रुकिए अब आ जाएगा, वीडियो को पॉज करिए फिर मिटाएंगे, जगह बनाना है, जल्दी उतारिए। चलिए आपने उतार लिया, अब जरा देखिए, बस हो गया, एक लाइन और 5 नंबर का रहता है। हम समझा रहे हैं तोड़ के, इसलिए हमको टाइम लग रहा है, जब तुम जान जाओगे लिखना आ जाता है, तुमको 2 मिनट काफी है तुम्हारे लिए, 2 मिनट न लगेगा, 1 मिनट में लिख दोगे, फिगर बनाओगे फटाफट, सब यादें रहेगा तुमको। हमको तो समझाना पड़ा इसलिए हम समय ले रहे हैं, भले लंबा समय लग गया होगा। चलिए सब काम हो गया, लेकिन याद कीजिए जहां भी रिफ्रैक्शन होता है, सिंगुलर रिफ्रैक्शन, तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, अगर एक बार भी रिफ्रैक्शन होता है तो स्नेल का नियम लगता है
क्या है बच्चों, पी पर भी रिफ्रैक्शन हुआ है, आर पर भी हुआ, जहां मर्जी है, या तो पी पर चाहे आर पर, कहीं भी एक बार स्नेल्स लॉ लगाइए, काम खत्म। तब बच्चों लिखेंगे अकॉर्डिंग, ऐसी नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से क्या जानते हैं बच्चों, याद कीजिए, रटवा दिए थे प्रूफ के बाद कि ऐसे रटना है। स्नेल्स लॉ के सवाल में ऊपर ध्यान दो रे, यहां पर पी पर मान लगा रहे, पी पर किससे चली, μ1 से, μ1 से लाइट चली है, तो यहां μ1 लिखेंगे इनटू उसी में के एंगल, तो उसमें का एंगल नॉर्मल के साथ कितना, I1, तो यहां लिखेंगे साइन I1। ध्यान से, जिससे चली उसका रिफ्रैक्टिवनेस, उसी में के एंगल का साइन बराबर किसमें गई है, μ2 में, तब μ2, और उसी में के कोण देखो, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड है ना एंगल R1, तो साइन R1, खत्म स्नेल्स लॉ। जिससे चली उसमें का रिफ्रैक्टिव, उसी में कौन का साइन बराबर, जिसमें गई किसमें गई, μ2 में μ2, और उसी में के एंगल का साइन लगा दिए। अब याद करो, μ1 के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 एयर है, I1 के यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉपी में देखो, I1 के यहाँ पर I लिख सकते हैं, तो साइन I इज इक्वल टू μ2 के यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू, R1 के यहाँ पर साइन R, अरे R1 R के बराबर है ना जी, अब पहले इसको लिखा था, पहले इसको, तो म्यू साइन R इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I, 1 इंटू साइन I, तो साइन I। अब बच्चों बोर्ड पर देखो, सब आदमी बोर्ड पर, हमको चाहिए म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू बच्चों क्या है ऊपर में, ये तो नीचे आएगा ना रे, साइन R नीचे आएगा, तो साइन I अपॉन साइन R। बच्चों म्यू इज इक्वल टू साइन, तो साइन रहा, लिख दिए। I का वैल्यू देखा बोर्ड पर, यहां देखा, डेल्टा M प्लस A अपॉन 2 बटा में, जल्दी बोला, साइन R, तो साइन रहा, R के यहां पर जल्दी बोलिए, A/2 लिख दिए, A/2। देखिए आपके पास ये प्रूफ होके चला आया। देखिए यहां से निकाले ना, नहीं दिख रहा हो, देखो फिर से देखो, पहले इसको लिखे म्यू साइन R इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I, तब म्यू निकालना है, तो साइन R नीचे गया, तो म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। अब देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन, तो साइन रहा, I का वैल्यू उठा के देखा, डेल्टा M प्लस A/2 रख दिए, साइन R, तो साइन तो साइन, R का वैल्यू A/2 रख दिए, और ये आ गया आपका 5 नंबर का ही प्रूफ हो गया आपका फॉर्मूला। इस पर एक न्यूमेरिकल भी है जो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, बहुत मन से इसको देखिएगा ढंग से, और 2-3 बार घर पे लिखिए, आपको याद हो जाएगा, इतना बढ़िया से ना समझा दिए। चलिए, थैंक यू।